हाय गाइस। हाय। काफ़ी दिन हो गया, क्लासेस काफ़ी लेट हो गई। अब आज देखो, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन के बारे में। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंडोक्राइन के अंदर अभी हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़े। इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है हाइपोथैलेमस, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम एक और नए ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। उस ग्लैंड का नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये पाया जाता है कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही। ठीक, ये पैराथायराइड ग्लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये किस तरह से काम करता है और ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक, लोकेशन तो वही है जो थायराइड ग्लैंड का था, लोकेशन वही है। बस ये देखना है कि थायराइड जो ग्लैंड है उसी ग्लैंड के चारों तरफ ये क्या होता है? पाया जाता है। ये पेयर में 4 ठो होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए कि होता क्या यहाँ पे है। ठीक, ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक, अब देखिए जो ये हमारा कौन सा ग्लैंड है? ये वाला थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं इस ग्लैंड के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। इट इज डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से ये क्या होता है? डेवलप होता है। मतलब कि जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंडोडर्म से डेवलप होती है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब फीटस अवस्था, जब हम एम्ब्रियो के स्टेज में रहते हैं उस समय हमारे अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं, वही जर्म लेयर होती हैं, उन्हीं जर्म लेयर में एक एंडोडर्म होता है। इसी एंडोडर्म लेयर से ही क्या होता है? एंडोडर्म लेयर से हमारा पैराथायराइड ग्लैंड का क्या होता है? विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। और अगर हम इसके कलर की बात कर ले तो ये हमें येलोइश कलर देखने को मिलता है। और इसके साइज के बारे में बात कर ले तो इसका जो साइज है कितना होता है? 6x4x2 mm। ठीक, कितना होता है? 6x4x2 mm का क्या होता है? इसकी साइज होती है। और उसके बाद ये कंसिस्ट होता है 4 सेपरेट ग्लैंड होता है। मतलब कि ये 4 ठो अलग अलग ग्लैंड होती है, सेपरेट ग्लैंड होती है। मतलब एक देखिए, कोई ग्लैंड आपस में जुड़ी नहीं होती है। ये चारों ग्लैंड क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक, उसके बाद यह जो है इसका लोकेशन जो है, अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे पाया जाता है, सिचुएटेड कहाँ पे होता है? ऑन पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो पोस्टेरियर सरफेस है, देखो एंटेरियर पोस्टेरियर, क्योंकि देखो ये जैसे कि इस तरह से होता है, इस तरह से अगर आगे से देखेंगे तो इस तरह से, जैसे ये है, ये आगे ऐसे करिए तो इस तरह से घुमा रहता है, क्योंकि इसी के पीछे क्या होती है? ट्रैकिया होती है। ठीक, ट्रैकिया होती है उसी जस्ट पीछे। ये इस तरह से पीछे घुमा होता है पोस्टेरियर साइड में, और इसी पोस्टेरियर साइड में ये क्या होता है? लोब में क्या होता है? धंसा हुआ होता है उसी पोस्टेरियर लोब में। मतलब पोस्टेरियर सरफेस पे क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड की लोब होती है उसी लोब में ये ग्लैंड क्या होता है? धंसा हुआ होता है। ईच ग्लैंड का अगर हम वेट के बारे में बात कर ले तो कितने ग्राम का होता है? 40 माइक्रोग्राम का होता है। ठीक, mg का होता है, माइक्रोग्राम नहीं, mg का होता है। या तो हम 50 mg ईच ग्लैंड क्या होता है? 50 mg का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं
कितना पाया जाता है, 1 पेयर सुपीरियर में पाया जाता है, मतलब कि ये सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया, ठीक। और इसके ये आगे वाला क्या है, ये मैंने उसको पलट के रखा है, ठीक। जो स्ट्रक्चर बनाया है ये, इसको मैंने पोस्टेरियर साइड वाला ये स्ट्रक्चर बनाया है। अगर इसके उधर देखेंगे तो एंटेरियर उधर है, ये पोस्टेरियर से हम देखेंगे तब ये ग्लैंड हमें क्या होगी, विजुलाइज होगी। तो पोस्टेरियर साइड से देख रहे हैं तो हमारा जो ऊपर वाला है क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर में 1 पेयर पाया जा रहा है, मतलब 1 पेयर सुपीरियर में है, उसके बाद 1 पेयर इंफीरियर में है। 1 पेयर क्या है, इंफीरियर में है, 1 पेयर क्या है, सुपीरियर में। ये क्या होती है, ग्लैंड पाई जाती है, ठीक। पैराथायराइड ग्लैंड के इंफीरियर में और सुपीरियर में और इंफीरियर में ये ग्लैंड पाई जाती है। और उसके बाद ये ग्लैंड क्या है, अटैच होती है किसके द्वारा, मतलब कि ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपस में अटैच होती है किसके द्वारा, ईच लेटरल थायराइड लोब। जो थायराइड लोब का लेटरल होता है, जैसे ये लेटरल हो गई, तो इनसे ये क्या होती है, अटैच होती है, इसी लोब से अटैच होती है। लेकिन ये आपस में ग्लैंड अटैच नहीं होती है, लोब्स अटैच होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम इसके साइज के शेप के बारे में बात करें तो ये हमें मेज की मक्का की तरह देखने को मिलता है, या तो मटर के दाने की तरह ये क्या होते हैं, छोटे से छोटे होते हैं। कितना पार्ट पाता है, तो अगर हम एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये डेवलप होता है एंडोडर्म से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और ये येलोइश कलर होता है। इसकी साइज 6 गुणे 4 गुणे कितना 2 mm का होता है। ये 4 सेपरेट ग्लैंड से बनी होती है, जितने भी 4 ग्लैंड से अलग अलग ग्लैंड सेपरेट रहती हैं। उसके बाद लोकेशन ये एंटेरियर सरफेस ऑन पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द लोब ऑफ पिट्यूटरी में ये ग्लैंड क्या होती है, पाई जाती है। उसके बाद इनके वेट के 40 से या 50 mg की होती है ईच ग्लैंड। उसके बाद ये 1 पेयर सुपीरियर 1 पेयर इंफीरियर थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है, और ये अटैच होती है ईच लेटरल थायराइड लोब से क्या होती है, अटैच होती है। इनके शेप के बारे में बात कर ले तो पी शेप या मेज शेप की तरह ये क्या होती है, देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो हमारा ओवरऑल हो गया क्या, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन मेन में, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, अभी बीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, बीएससी 6 का, ठीक, नेक्स्ट नवंबर में होने वाला है। अब फर्स्ट ईयर का भी फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से पहले बोल रहा हूं कि जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो फर्स्ट ईयर से बच्चे से हमसे बस यही निवेदन है कि जितनी भी मैंने क्लासेस तुम लोग को पढ़ा रखी हैं, कॉलेज में भी, यहाँ पर भी जितनी भी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक, इस क्लासेस में मैंने कोई और फालतू चीज नहीं ऐड किया, ठीक। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी जो थ्योरी क्या हो बहुत स्ट्रांग हो सके, ताकि आप जो सेशनल एग्जाम है आपका, उस सेशनल जो आपका एग्जाम होता है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है, उस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से उस चीज को लिख लेंगे, लेकिन आपको जब उस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा कि कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, साइज क्या होता है, कलर क्या होता है, फिर कैसे लिखोगे, ठीक। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट न रहे, ताकि आप अगर एग्जाम में ये आए तो आप उसका थ्योरी आसानी से क्या कर सको, लिख सको, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस ग्लैंड के द्वारा कौन कौन सी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड कंटेन करके रखता है 2 टाइप के एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये कंटेन करके रखता है क्या, 2 टाइप के एपिथेलियल सेल्स को। और ये कौन कौन सी सेल्स होती है, पहला होता है चीफ सेल, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सेल, ठीक। चीफ सेल या तो हम इसी को प्रिंसिपल सेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है क्या, ऑक्सीफिल सेल, ये ऑक्सीफिल सेल है, या इसी को बोलते हैं ईस्नोफिल सेल, ठीक। ये 2 टाइप के सेल्स हमारे पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती है, पाई जाती हैं। और जो हमारा प्रिंसिपल सेल या जो चीफ सेल होता है, यही सेल्स हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स का क्या करता है, सिक्रीशन करता है। और इसी पैराथायराइड हार्मोन्स को ही हम बोलते हैं क्या, पैराथॉर्मोन बोलते हैं। और उसके बाद ये हमारा देखो सिंपल सा कि ये जो सेल है इसमें सिर्फ यही सेल इंपॉर्टेंट है, ठीक।
यही सेल जो होती है पैराथायराइड हार्मोन्स का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। उसके बाद जो दूसरा सेल है ये किसी भी प्रकार का सिक्रीशन नहीं करती है, यह सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सपोर्ट के लिए। ये बस खाली क्या करती है, पैराथायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करती है, किसी भी प्रकार का ये सिक्रीशन नहीं करती है। इसमें सिर्फ सिक्रीशन कौन करता है, ये जो चीफ सेल होती है या जो इसी को हम प्रिंसिपल सेल बोलते हैं, ये सेल सिर्फ क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन्स का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। और अब आपको पता चल गया कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसके अंदर दो टाइप के सेल्स पाई जाती है। ठीक, कितने टाइप के, दो टाइप के। और एक क्या होता है चीफ सेल, एक क्या होता है ऑक्सीफिल सेल। जो चीफ सेल होता है यही चीफ सेल क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन्स का क्या करता है, सिक्रीशन करता है, जिसको हम उसी पैराथायराइड हार्मोन्स को हम बोलते हैं क्या, पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन बोलते हैं। और जो ऑक्सीफिल सेल्स होती हैं ये सेल्स क्या करती हैं, ओनली सपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है, जो पैराथायराइड ये इसे हम नॉन सिक्रेटरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये किसी प्रकार का सिक्रीशन नहीं करती है, ये ओनली क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको, इसको पैराथायराइड ग्लैंड को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन हार्मोन्स के बारे में कि ये हार्मोन्स क्या एक्शंस करता है, क्या इसका फंक्शंस होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं कौन सा, इसके हार्मोन्स के बारे में कि पैराथायराइड से मैंने आपको बताया पैराथायराइड हार्मोन से निकलता है किस सेल से, प्रिंसिपल सेल या चीफ सेल से इसका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। और उसके बाद अब हम उस हार्मोन्स के बारे में जान लेंगे कि ये हार्मोन्स करता क्या है, ये अगर हमारे बॉडी में सिक्रीशन हो रहा है तो इसका वर्क क्या है, किस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखो हम इसको पैराथायराइड हार्मोन्स या इसी को हम पैराथॉर्मोन के नाम जानते हैं, इसी को कोलिप्स हार्मोन्स के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये क्या करता है, रेगुलेशन करता है क्या, हमारे ब्लड के अंदर किसका, लेवल ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फेट के लेवल को ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक, जब भी अगर हमारे ब्लड में इसकी कमी या बेसी हो रही है तो वो हो इसलिए रहा क्योंकि ये हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करता है, उसको रेगुलेट करके एक इक्विलिब्रियम बना के रखता है, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करके बॉडी के अंदर रखता है। ठीक, अब कैसे करता है हम भी आगे देखते हैं। ये पैराथायराइड हार्मोन्स अगर बढ़ेगा नंबर में, ठीक, अगर ये बढ़ेगा कितना, इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी, मतलब कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन्स है अगर ये नंबर में इंक्रीज होगी, क्या नंबर ऑफ, इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, मतलब कि ये पैराथायराइड हार्मोन जो ये ओस्टियोक्लास्ट होता है, इस ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जैसे ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और जब ओस्टियोक्लास्ट क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड के अंदर जो बोन, जो हमारे ब्लड होता है, उस ब्लड से क्या होता है, हमारा जो मतलब कि ये जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से एलिवेटेड बोन रिजॉर्प्शन होगा, मतलब कि जब एलिवेटेड मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा बोन रिजॉर्प्शन होना। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि बोन को क्या करना, ब्रेक डाउन करना, बोन को ब्रेक डाउन करके उसका जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को निकाल कर ब्लड के अंदर क्या करना, छोड़ देना, इसी बोलते हैं रिजॉर्प्शन। ठीक, और इसको करवाता कौन है, ओस्टियोक्लास्ट सेल। ये सेल पाई जाती है बोन के अंदर, देखो एक पाया जाता है ओस्टियोक्लास्ट सेल, एक पाया जाता है ओस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक, ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करता है कि जो बोन के अंदर कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को रिजॉर्प्शन करा के ब्लड में छोड़ देता है। और ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होता है वो बोन से ब्लड के अंदर जो सेल आती है उससे जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आता है उस कैल्शियम को लेके बोन में क्या करता है, वापस से डिपॉजिट कर देता है। ये साइकिल इक्विलिब्रियम क्या होती है, आपकी चलती रहती है। अब क्या है, जब ये इसकी मात्रा बढ़ेगी तो उसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो बोन रिजॉर्प्शन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मतलब बोन रिजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। बोन रिजॉर्प्शन जब ज्यादा होगा तो उसकी वजह से
जो आयनिक कैल्शियम फास्फेट होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होंगे, ब्लड में आएंगे। कैसे, देखो ये क्या है, बोन है। अब क्या है, इस बोन के अंदर जो कैल्शियम है, फास्फेट है, ठीक है, ये कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये क्या होता है, यहां से ये ब्रेक डाउन करता है कौन से, ओस्टियोक्लास्ट से। लेकिन ये अपने मन से काम नहीं करता है, ऐसा नहीं हुआ कि अपने आप लगे तोड़ने, भाई कोई तो इसको ऑर्डर दे रहा है, कोई इसको स्टिमुलेट कर रहा है। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए होता है क्या, पैराथायराइड हार्मोन्स। ये पैराथायराइड हार्मोन्स ही क्या करता है, इस ओस्टियोक्लास्ट सेल को बोलता है कि भैया जो बोन में कैल्शियम है, फास्फेट है, उसको निकाल के कहां छोड़ दो, ब्लड के अंदर छोड़ दो। तो ये क्या करता है, वहां से अब देखो बोन का जो कैल्शियम फास्फेट है उसको ले जाके कहां, ब्लड के अंदर क्या करता है, छोड़ने लगता है। अब ब्लड के अंदर छोड़ेगा तो उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का, फास्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोन से ब्लड में लाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं रिजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, रिजॉर्प्शन। यहां से कैल्शियम को यहां लाता है कौन, आपका पैराथायराइड हार्मोन्स। ये पैराथायराइड हार्मोन्स ओस्टियोक्लास्ट सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और इसको स्टिमुलेट जब करता है तो ये क्या करता है, बोन के कैल्शियम को तोड़कर उस कैल्शियम को लाके ब्लड में क्या करता है, छोड़ देता है। और इस तरह से ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल हमारे कम है तो उसको क्या करता है, मेंटेन कर देता है। इस तरह से वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो हमारा कैल्सीटोनिन आता है। कैल्सीटोनिन ओस्टियोब्लास्ट सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो वो क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम ले जाके बोन में डिपॉजिट कर देता है। इस तरह से वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ठीक, ये भी हार्मोन्स एक तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। जब अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो ये क्या करेगा, बोन का कैल्शियम निकाल के कहां छोड़ देगा, ब्लड में। और इस तरह से ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। समझ गए, इस तरह से ये हार्मोन्स फंक्शंस करते हैं। और इस तरह से बोन में क्या होता है, कैल्शियम का मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का ये क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा जो पैराथायराइड हार्मोन्स है ये हमारे ग्लैंड के ऊपर भी, जो आपकी किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर भी क्या करती है, अपना इफेक्ट दिखाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन्स है ये किस तरह से किडनी के ऊपर अपना इफेक्ट क्या कर रही है, दिखाती है, शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब देखिए अभी हमने देखा कि जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन्स किस तरह से काम करता है। क्या करता है, वो बोन से कैल्शियम फास्फेट को क्या करता है, बाहर रिजॉर्प्शन करा के ब्लड में छोड़ देता है। इस तरह से ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये पैराथायराइड हार्मोन्स है आल्सो एक्ट ऑन किडनी। ठीक, यह किडनी के ऊपर भी क्या करता है, एक्ट करता है। कैसे करता है, फर्स्ट इफेक्ट क्या दिखाएगा, इट स्लो द रेट ऑफ लॉस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। ठीक, ये क्या करेगा, जो ब्लड क्या होता है हमारे ब्लड यूरिन के थ्रू, जो ब्लड वाला होता है, ब्लड से यूरिन में जो कैल्शियम जाता है, मैग्नीशियम जाता है, उस कैल्शियम मैग्नीशियम को बाहर जाने से क्या करता है, रोक लेता है। मतलब यूरिन के साथ बाहर निकलने से क्या करता है, रोक लेता है। मतलब लॉस जो हो रहा है यूरिन के साथ उसका प्रोसेस क्या होगा, स्लो कर देगा। तो यूरिन से क्या होगा, ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट ये क्या दिखाता है, इट इंक्रीज लॉस ऑफ फास्फेट। जो फास्फेट होता है वो उसके लॉस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कहां से, फ्रॉम ब्लड इनटू द यूरिन। देखो यहां पे क्या है कि जो हमारा तीनों आते हैं, तीनों आएंगे, कौन कौन से, कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फेट। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम यूरिन के साथ बाहर नहीं जाएगा, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं जाने देता, उसका
जो लॉस होने का टाइमिंग है, या ऐसे बोलते हैं लॉस होने का जो रेट है वो क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लॉस होने का रेट ज्यादा किसका होता है, फॉस्फेट का। मतलब कि जैसे ही कैल्शियम क्या करता है, ब्लड में आता है, ब्लड में आने के बाद ये आयन के फॉर्म में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये टूटने के बाद ये फॉस्फेट क्या आता है, कैल्शियम से ही कनेक्ट रहता है। फिर उसके बाद ये यूरिन के साथ बाहर क्या आता है, निकल जाता है। इस तरह से ये यूरिन में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में ये क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, कौन सा, फॉस्फेट। उसके बाद लॉस ऑफ मोर फॉस्फेट इन यूरिन अकर्स देन इट गेन फ्रॉम द बोन्स। अब देखो ये क्या है कि अगर ज्यादा मात्रा में फॉस्फेट क्या हो रहा है, लॉस हो गया हमारे यूरिन के द्वारा, उस कंडीशन में हम गेन किससे करेंगे, बोन से। बोन के द्वारा, बोन के अंदर जो फॉस्फेट होता है उस बोन को क्या करेगा, वहां से फॉस्फेट को क्या करता है, बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। और वहां से जितने भी फॉस्फेट बाहर आएंगे उन सब फॉस्फेट को क्या कर देगा, ज्यादा फॉस्फेट को यूरिन के साथ क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। उसके बाद क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स अगर ब्लड के अंदर कम हुआ, ठीक देखो, अगर ये पैराथायराइड हार्मोन्स ब्लड के अंदर कम हुआ तो उसकी वजह से फॉस्फेट एंड ब्लड इंक्रीज ब्लड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल। देखो अगर फॉस्फेट क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, सॉरी पैराथायराइड हार्मोन्स अगर ब्लड के अंदर, इसकी मात्रा क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। ठीक, डिक्रीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये फॉस्फेट का क्या होगा, लेवल भी क्या हो जाएगा, ब्लड में कम देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमें ब्लड का जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा और किसका, मैग्नीशियम का लेवल क्या होगा, ज्यादा देखने को हमें मिलेगा। ऐसा देखो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या काम करता है, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन्स ये किस तरह से ब्लड, देखो पैराथायराइड और डिक्रीज ब्लड फॉस्फेट लेवल, ये किस तरह से ब्लड के अंदर से फॉस्फेट लेवल को कम कर रहा है। देखो पैराथायराइड हार्मोन्स बोन से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट को लाके ब्लड में छोड़ेगा, लेकिन ब्लड में छोड़ने के बाद क्या करता है, यही पैराथायराइड हार्मोन्स यूरिन के साथ फॉस्फेट को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन वहीं पर कैल्शियम और मैग्नीशियम को यूरिन के साथ बाहर नहीं निकालता है, उसको क्या करता है, रिजॉर्ब करा लेता है, मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन करा के वापस से इसको ब्लड में वापस पहुंचा देता है। मतलब जो कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, इसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वापस से इसको कहां छोड़ देता है, ब्लड में, जिसकी वजह से इनकी मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जो हमारा फॉस्फेट का लेवल होता है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये हमारा पैराथायराइड हार्मोन से ही क्या करेगा, उसका लेवल ब्लड के अंदर कम कर देगा। उसके बाद क्या है, थर्ड इफेक्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, थर्ड इफेक्ट जो है हमारा पैराथायराइड हार्मोन किडनी के ऊपर दिखा रहा है। किस तरह से दिखा रहा है, टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन कैल्सिट्रॉयल। कैल्सिट्रॉयल हार्मोन्स का क्या करके फॉर्मेशन कराता है, किडनी के द्वारा कैल्सिट्रॉयल हार्मोन्स का क्या कराता है, सिंथेसिस कराता है। और यही किडनी ट्रायल मतलब क्या है, ये एक प्रकार का एक्टिवेटेड विटामिन डी है। इसी एक्टिवेटेड विटामिन डी को हम कैल्सिट्रॉयल बोलते हैं। अब देखो इसका सिंथेसिस क्यों करवा रहा है किडनी के अंदर पैराथायराइड, इसलिए करवा रहा है ताकि देखो क्या है कि, एक मिनट, देखो अब क्या है, जैसे देखो अब ये किडनी हो गया, ठीक, इस किडनी के अंदर हमारा कौन सा विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी को क्या कर रहा है, सिंथेसिस कराने में हेल्प कर रहा है। कौन कर रहा है, पैराथायराइड हार्मोन्स। ये इसके ऊपर एक्ट करके क्या कर रहा है, इसका फॉर्मेशन करवा रहा है, किसका, विटामिन डी का। और ये इसलिए विटामिन डी का सिंथेसिस कराता है ताकि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है,
ठीक, ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में जब हम डायट्री वाला हमारा क्या है, यहां पे इंटेस्टाइनल कैल्शियम होता है। आपको पता है D1 से होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। ड्यूडेनम जो है, ये ड्यूडेनम, इस ड्यूडेनम से क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये कैल्शियम का एब्जॉर्ब अपने आप नहीं होता है। जैसे हमने खाना खाया, खाना में कैल्शियम युक्त पदार्थ, हमने न्यूट्रिशन लिया, वो न्यूट्रिशन जब जाएगा तो वहां पे हमारे जब D1 में पहुंचेगा तो वहां से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसके लिए हमें चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प करता है वहां से एब्जॉर्प्शन कराने में, किसको, कैल्शियम को। अब क्या करेगा, ये विटामिन डी जो एक्टिवेटेड विटामिन डी बना है, कौन बनवाया, फॉर्मेशन कराया, पैराथायराइड हार्मोन। अब ये क्या करेगा, विटामिन एक्टिवेटेड डी इसके ऊपर एक्ट करेगा और एक्ट करके यहां से कैल्शियम का क्या करा लेगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन करा के वापस से क्या छोड़ देगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर छोड़ देगा और इस तरह से कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की लेवल कम हो रही है, भाई अगर हम बोन से निकाल रहे हैं, बोन से पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम डाइटरी सोर्स से लेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम जब भी हम लेंगे तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमें चाहिए क्या, विटामिन डी। और यह विटामिन डी का ही सिंथेसिस कौन करा रहा है, पैराथायराइड हार्मोन्स, कहां पे, किडनी के अंदर। इस तरह से ये अपना क्या होता है, थर्ड इफेक्ट क्या हुआ, आपको समझ में आ गया, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। देखो इसमें स्टेप में क्या है, ये प्रमोट करेगा, फॉर्मेशन करा देगा किसका, कैल्सिट्रायल का, एक्टिवेटेड विटामिन डी का। और ये एक्टिवेटेड विटामिन डी क्या करती है, हेल्प करती है क्या कराने में, कैल्शियम का एब्जॉर्ब कराने में। कहां से, इंटेस्टाइन से। वहां से इंटेस्टाइन का जो न्यूट्रिशन होता है, हम लोग खा रहे हैं कैल्शियम, उस कैल्शियम को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करा के ब्लड में छोड़ देगा। इस तरह से हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए ये हमारा टॉपिक का क्या है, सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है। अब देखो ये जो कैल्सिट्रायल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड विटामिन डी। एक्टिवेटेड विटामिन डी, और ये सिंथेसिस कहां से हो रहा है, किडनी से हो रहा है। और इसको कौन करवा रहा है, पैराथायराइड हार्मोन्स। ये जब होगा तो इसका काम क्या होगा, मैंने अभी बताया है कि ये बढ़ाएगा क्या, रेट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन कहां से, जीआईटी से। जीआईटी से इसको क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करा के उसको कहां छोड़ेगा, ब्लड के अंदर। इसको कौन करवाता है, हमारा ये विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कौन कंट्रोल करता है, ये भी तो होना चाहिए। कहीं के पता चला ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर ये क्या करता है कि ये डायरेक्टली क्या करता है, पैराथायराइड और ये जो आपका कैल्सिटोनिन होता है और पैराथायराइड हार्मोन्स होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों को क्या करता है, डायरेक्ट कंट्रोल करता है। इन दोनों के ऊपर क्या करता है, डायरेक्ट कंट्रोल करता है। किस मेथड से, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनके सिक्रीशन के ऊपर उसका क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जैसे क्या है कि कोई भी चीज क्या होता है, अगर नॉर्मल से ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम या हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर कुछ फीडबैक सिस्टम चलते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक क्या आता है, जब अगर हमारे बॉडी में किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है, मान लो किसी हार्मोन्स की जरूरत पड़ रही है, तो वो नॉर्मली क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो करके उस हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट कराता है, उसको वापस से क्या करता है, उस लेवल को मेंटेन करता है। लेकिन निगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर वही मेंटेनेंस जो हुआ है, अगर सिक्रीशन बढ़ा है, वो सिक्रीशन नॉर्मल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा।
अब आप ही सोचो कि अगर कोई भी चीज अगर वो हद से ज्यादा जब बढ़ेगा तो वो भी हमारे लिए मतलब कि हार्मफुल है, और जो अगर हमारा लो भी है वो भी हार्मफुल है। तो इसको हमारे बॉडी क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करके क्या करता है, रखता है। ना तो वो ज्यादा हो ना तो कम हो। अगर वो क्या होगा, कम रहेगा तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करके उसको नॉर्मल में ला देगा। अगर वो ज्यादा होगा तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का उसको करके फिर उसमें भी क्या करेगा, उसको भी कंट्रोल कर देगा। अब इसमें कंट्रोल कैसे करेगा, अगर इसकी मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ेगी, ठीक है, अगर पैराथायराइड का हार्मोन्स का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होगा। तो अगर इसके मात्रा को कम करना है तो कैल्शियम का लेवल जब बढ़ेगा, ठीक है, पैराथायराइड या कैल्शिटोनिन का मात्रा जब ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो इसकी वजह से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये जाएगा हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देगा। और जैसे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा तो वहां से क्या होगा, जो पैराथायराइड हार्मोन्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होती हैं वो हार्मोन्स क्या होगी, नहीं निकलेंगी। ठीक, तो वहां से हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो थायराइड हार्मोन्स नहीं निकलेगा स्टिमुलेटिंग, तो उसकी वजह से कैल्शिटोनिन भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं, तो कैल्शिटोनिन जब नहीं निकलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो ब्लड के अंदर क्या होता है, ये थायराइड हार्मोन्स है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक, मतलब कि मेंटेन कर देगा, एक तरह से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। अब पैराथायराइड का भी मात्रा जब बढ़ेगा तो ये डायरेक्ट रोल करेगा, अपना क्या करेगा, अपने ही ग्लैंड को सप्रेस कर देगा, सिक्रीशन को। समझ गए, अपने ही निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपने ही ग्लैंड्स को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, ताकि पैराथायराइड हार्मोन्स द्वारा जो सिक्रीशन हो रही है उस हार्मोन्स का सिक्रीशन का हो ना हो। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, आपको जो भी टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं उस टॉपिक को आप कमेंट में बताएं, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूं, सबका जवाब दूंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैं देख रहा हूं कि बच्चे काफी देख भी नहीं रहे हैं उस क्लास को। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। ठीक है, आपको अच्छे से उस चीजों को, एक एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बता सकूं। देखो, आपको तो सब बता देगा, मैं उड़ा के भी नहीं बता रहा हूं, आपके लैंग्वेज में उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ज्यादा मतलब ऐसे फेंक के भी नहीं बता रहा हूं कि आपको सब ओवर जाए। मैं हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है, देखो अगर हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो उसकी वजह से हम थ्योरी आसानी से समझ सकते हैं। जब हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो हम थ्योरी रटेंगे। ठीक है, जब थ्योरी रटेंगे तो वो एग्जाम टाइम में भूलेंगे फिर। तो इसीलिए थ्योरी को रटना नहीं है, थ्योरी को समझना है कि एक्चुअल में होता कैसे है, क्या होता है, क्या पोजीशन होता है, कलर क्या होता है, साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, और वो हार्मोन्स किस तरह से जाके वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर और किस तरह से वो फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड रहेगा आपका, इसमें एड्रिनल ग्लैंड, हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का स्टार्ट करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत प्यार हमें मिल रहा है, देख भी रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो बच्चे वीक्स हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उन बच्चों को ये क्लासेस शेयर करो। ठीक है, ताकि वो अपनी वीकनेस को, वो कॉन्सेप्ट क्या डेवलपमेंट करके अपना जो थ्योरी एकेडमिक सेशन है, ठीक, जो एकेडमिक एग्जाम है उसका, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उस एग्जाम में क्या करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।